अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद उमर और रियल हॉन्टेड कहानियां ऑफिशियल के एक न्यू एपिसोड में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। आप लोगों ने कभी ना कभी खुद भी ये कहा होगा या अपने बड़ों को बच्चों को शरारतें करते देख ये बात कहते हुए ज़रूर सुनी होगी कि ऐसा मत करना वरना जिन बाबा आके ले जाएगा। या फिर ज़्यादातर रात के वक्त बच्चों को सुलाने के लिए ये बात बोली जाती है कि जल्दी सो जाओ वरना जिन आके ले जाएगा। और अगर यही बात आपकी सच में हो जाए तो क्या होगा? कभी सोचा आपने इस बारे में? आज मैं आप लोगों को इस कहानी में एक ऐसी ही फैमिली के बारे में बताऊंगा जिस फैमिली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो अपने दिलों को थाम लें और अपना हिसार कर लें, क्योंकि कहा जाता है जब इन मखलूकात की बात की जाए तो ये आपके बहुत ज़्यादा करीब आ जाती हैं और अपनी बात बहुत ज़्यादा गौर से सुनती हैं। और मज़ीद इस वीडियो को एंजॉय करने के लिए अपने हेडफोन्स लगा लें और अपने रूम की लाइट ऑफ कर दें। आज की कहानी हमें किरण ने भेजी है। उनका ताल्लुक कराची से है। वो बताती हैं कि ये वाक़या मेरी बहन के बेटे के साथ पेश आया और इस वाक़े को जब भी मैं याद करती हूँ या मेरे फैमिली में से कोई भी इस वाक़े को याद करता है तो हमारी रूह तक कांप जाती है और हमें तो आज तक यकीन नहीं आता कि क्या हो गया हमारे साथ। ये 3 साल पहले की बात है। हम लोग एक न्यू घर में शिफ्ट हुए थे जो कि था कराची के इलाके क्लिफ्टन में। पहले हम लोग लाहौर रहते थे। मेरे अब्बू अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कराची में न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। इस वजह से हम लोग भी अपने अब्बू के साथ कराची ही आ गए। जल्दी में जो भी घर मिला मेरे अब्बू ने वो खरीद लिया और हम लोग अपने अब्बू के साथ कराची के इलाके क्लिफ्टन में अपने इस न्यू घर में शिफ्ट हो गए। ये घर पुराना ज़रूर था पर हमारे लाहौर वाले घर से खासा बड़ा था। हम इस घर में आ तो गए पर शुरू दिन से ही ये घर हमें थोड़ा सा अजीब सा लगा। इस घर की सबसे अजीब बात ये थी कि जब से हम इस घर में आए थे हमें यहाँ मरे हुए परिंदों की लाशें मिलती थीं। पहले तो हम लोग यही समझे थे कि शायद ये सब कुछ गर्मी की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग लाहौर से कराची मूव होकर आए थे तब गर्मियों का मौसम था और कराची में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। यहाँ पर इंसानों का बुरा हाल था गर्मी की वजह से। तो हम लोगों ने यही सोचा कि ये तो फिर भी परिंदे हैं, नन्ही सी जान है, इनके साथ भी शायद गर्मी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने ये किया कि हम लोगों ने अपने घर की छत पर परिंदों और जानवरों के लिए पानी रखना शुरू कर दिया ताकि कोई भी परिंदा कोई भी जानवर गर्मी या प्यास की वजह से नहीं मरे। पर हमें क्या पता था कि कोई और ही मामला है, क्योंकि पानी रखने से भी यह सिलसिला रुका नहीं और हमें घर में कोई ना कोई मरा हुआ परिंदा ज़रूर मिलता था। जब यह सिलसिला थमा नहीं तो हम लोगों को यही लगा कि शायद रात में जिन बिल्लियों की आवाज़ें आती हैं वो बिल्लियां ही इन परिंदों की कातिल हैं और वो अपना शिकार करने के लिए इन परिंदों को मार देती होंगी। सबसे ज़्यादा अजीब तो ये था कि यहाँ तो कोई मरी हुई चिड़िया या मरा हुआ कौवा मिलता था। पर आप लोग तो जानते हैं कि परिंदे बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, इतनी आसानी से किसी भी बिल्ली के हाथ में आने वाले नहीं। पर अजीब ये भी था कि जिस भी परिंदे की लाश मिलती थी उसको किसी बिल्ली ने खाया या नोचा नहीं होता था। आहिस्ता आहिस्ता हमें भी इन सब चीज़ों की आदत हो गई। पर अब हमें घर में ऐसा महसूस होता था जैसे हमारे घर में हमारे अलावा भी कोई और है जो हमें छुप छुप कर देख रहा है। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं और मेरी अम्मी घर पे अकेले थे
अब्बू ऑफिस थे और भाई भी घर पे नहीं था। दोपहर का टाइम था। आप लोगों को सबसे पहले तो अपने घर के बारे में बताती हूँ कि हमारे घर में टोटल 6 कमरे हैं। मेरी अम्मी अब्बू के कमरे के बिल्कुल सामने ही हमारे घर की सीढ़ियाँ हैं और उसके कमरे की विंडो से नज़र आता है कि कौन ऊपर से आ रहा है और कौन सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है। दोपहर का टाइम था और घर पे कोई भी नहीं था। इस वजह से मैं भी अपनी अम्मी के कमरे में ही उनके साथ लेटी हुई थी। अचानक से हम दोनों ने ये देखा कि मेरा छोटा भाई ऊपर वाले पोर्शन से नीचे की तरफ आया है और सीधा किचन की तरफ गया है। मेरी अम्मी ने भाई को देखकर ये कहा कि ये कब आया है घर, और मुझे ये बोली कि जाओ जाके देखो किचन में गया है, किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो उसको। जब मैं किचन में गई तो किचन में तो कोई भी मौजूद नहीं था। अभी मैं ये बात अपनी अम्मी को बताने जा ही रही थी कि डोर बेल की आवाज़ आई, तो मैं दरवाज़ा खोलने बाहर चली गई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरा भाई दरवाजे पर खड़ा हुआ था। छोटे भाई को दरवाजे पर देखकर मैं और अम्मी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि अगर ये अभी घर आया है तो वो कौन था जो थोड़ी देर पहले ऊपर वाले पोर्शन से नीचे आया था। हम दोनों ने फौरन से पूरे घर को चेक किया कि अगर ये अभी आया है तो वो कौन था जो ऊपर वाले पोर्शन से नीचे आया था, पर हमें घर पे कोई भी नहीं मिला। हमारे अलावा घर पे कोई भी मौजूद नहीं था। हमें डरा हुआ और घबराया हुआ देख मेरा भाई भी हमारा मजाक उड़ाने लगा कि आप दोनों को क्या हो गया है, आप दोनों ने कहीं किसी भूत को तो नहीं देख लिया। हम दोनों ने सारी बात भाई को बताई, पर वो हमारा मजाक उड़ाने लगा। शाम को जब मेरे अब्बू भी घर आए तो उन्होंने भी हमारी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने यही कहा कि तुम दोनों का वहम है, तुम दोनों घर पे अकेली थी इसलिए तुम्हें वहम हो रहा है। इस वाक़ये के बाद अब हमें इस घर में किसी के होने का एहसास होता था और ये बात सारे घर वालों ने नोट की थी। एक बार तो मेरे अब्बू ने भी रात के टाइम ये देखा, जब वो वॉशरूम यूज़ करने के लिए उठे तो उन्होंने ये देखा कि मेरी अम्मी सीढ़ियों के पास बैठी रो रही हैं। पर जब उन्होंने कमरे की तरफ नज़र दोहराई तो देखा तो मेरी अम्मी तो बेड पर लेटी उनके साथ सो रही थी। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गए और बहुत ज़्यादा डर गए, पर उन्होंने हमसे इस बारे में कोई भी बात नहीं की कि कहीं हम लोग ये सुनकर डर ना जाएं, इसलिए उन्होंने हमें नहीं बताया। अब तो ये हाल हो गया था कि ये जो भी मखलूक थी हमें इस घर में किसी न किसी घर वाले की शक्ल में नज़र आती थी। एक दिन मैं पानी पीने के लिए किचन में गई तो मैंने देखा कि मेरी अम्मी गोश्त के पीसेस कर रही हैं, और जब मैंने बाहर आकर देखा तो मेरी अम्मी ही अपने कमरे में बैठी हुई थी। मैं ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि अब ये मखलूक हमें हर जगह हर वक्त नज़र आती थी, किसी न किसी घर वाले की शक्ल में। हम सब घर वाले सुकून में इसलिए थे क्योंकि ये मखलूक हमें नज़र ज़रूर आती थी, पर इस मखलूक ने हमें किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। पर यह सिर्फ तब तक ही था जब तक मेरी बहन हमारे घर में रहने के लिए नहीं आई थी। इन सब चीज़ों का आगाज़ तब हुआ जब मेरी बड़ी बहन हमारे घर में 1 महीने के लिए अपने बेटे के साथ रहने के लिए आई थी। भाई ने मतलब मेरी बहन के शौहर ने 1 महीने के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना था अपने किसी काम के सिलसिले में। तो मेरी बहन ने यही सोचा कि जब तक उनके शौहर आउट ऑफ कंट्री हैं तो क्यों ना वो 1 महीने के लिए अपनी अम्मी के घर आ जाएं, यानी कि हमारे घर। तो वो 1 महीने के लिए अपने छोटे से बेटे के साथ हमारे घर पे रहने के लिए आ गई। जब मेरी बहन इस घर में आई तो मैंने इस घर में हमारे साथ होने वाले सारे वाक़यात अपनी बहन को भी बताए।
पर उसने हमारी किसी भी बात का यकीन नहीं किया। उल्टा वो हमारा मजाक उड़ाने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब आप लोगों का वहम है, आप लोग घर में अकेले होते हो, इसलिए आप लोग डर की वजह से ये सब कुछ बोल रहे हो। उसने हमारी किसी भी बात का यकीन नहीं किया, बल्कि वो तो हमारा इस बात को लेके मजाक उड़ाने लगी और इन मखलूकात का भी मजाक उड़ाने लगी। वो अब अपने बेटे को डराने के लिए इस बात का इस्तेमाल करने लगी। उसके बेटे की उम्र 5 साल थी और उसका नाम अहमद था। वह अहमद को डराने के लिए इस बात का इस्तेमाल करती थी कि अहमद ऐसा मत करो वरना खाला के घर का जिन आके तुम्हें ले जाएगा। यहाँ रात के टाइम जब उसको सुलाना होता था तब भी ये बोलती थी कि अहमद सो जाओ वरना खाला के घर का जिन आके तुम्हें ले जाएगा। और मजाकिया अंदाज में जोर जोर से बोलती थी कि इस घर में जो भी जिन है आ और इसको आके ले जा। जैसे माएँ अपने बच्चों को डराने के लिए ऐसी सब बातें बोल देती हैं, वो भी इस बात का इस्तेमाल अपने बेटे को डराने के लिए करने लगी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि उसने अपने बेटे को सीढ़ियों के पास बैठे कच्चा गोश्त खाते हुए देखा। वो बहुत ज्यादा ये देखकर घबरा गई। जब वो सीढ़ियों के पास गई तो देखा तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था और उसका बेटा वो तो अम्मी के साथ उनके कमरे में बैठा हुआ खेल रहा था। उसको अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि सच में हमारे घर में ये मखलूक मौजूद है और अपने होने का एहसास दिलाती है किसी न किसी घर वाले की शक्ल में। वो यही समझ रही थी कि शायद जो हम लोग ये सारा दिन इन मखलूकात की बातें करते हैं इस वजह से उसको भी वहम हो रहा है। एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरी बहन रात में सो रही थी। देर रात जब उसकी आंख खुली किसी वजह से तो उसने देखा कि मेरा बेटा मेरे साथ मौजूद नहीं है। उसने फौरन से कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर दी और अहमद को ढूंढने लगी, पर अहमद कमरे में कहीं भी मौजूद नहीं था। वो रोना शुरू हो गई। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर सारे घर वाले उठ गए। सबने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि अहमद कहीं पे भी मिल नहीं रहा। सारे घर वाले अब अहमद को ढूंढने लगे। सारा पोर्शन नीचे वाला हम लोगों ने देखा पर अहमद कहीं पे भी मौजूद नहीं था। जब हम लोग ऊपर गए तो सीढ़ियों में एक कोने में हम लोगों ने अहमद को छुपकर रोते हुए देखा। वो किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा रो रहा था और किसी चीज़ से छुपा हुआ था। हम लोगों ने फौरन से उसको उठाया गोद में और हम लोग नीचे आ गए। इस रात के बाद से वो शरारतें करने वाला बच्चा सारा दिन डरा सहमा रहता था किसी चीज़ से और सारी रात सोता नहीं था और रोता रहता था कि जिन बाबा आके मुझे ले जाएगा। उस छोटे से बच्चे का डर खत्म करने के लिए हमने बहुत सी कोशिशें की। उसके साथ सारा दिन खेलते थे, उसको बाहर घुमाते थे, पर अब वो बच्चा हंसता खेलता नहीं था, डरा सहमा रहता था और एक जगह पर चुप करके बैठा रहता था। और जैसे ही रात होती थी वो रोना शुरू हो जाता था कि जिन मुझे आके ले जाएगा। हम सबको भी यही लगा कि शायद ये इस बात का नतीजा है जो मेरी बहन उसको डराती रहती थी कि जिन आके तुझे ले जाएगा। तो वो रात के वक्त छोटा बच्चा था, मासूम था, इस वजह से वो किसी चीज़ से डर गया होगा। हम में से किसी का भी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि हम इसको दम वगैरह करवाएं और किसी साहिब इल्म को दिखाएं और ये जानने की कोशिश करें कि बच्चा ऐसे डरा सहमा क्यों रहता है। अब वो मखलूक भी हमें बहुत ही खौफनाक हालत में हर जगह
नजर आती थी। एक ऐसी मखलूक जिसके जिस्म पर बाल ही बाल हैं और उसका चेहरा बहुत ज्यादा भयानक और खौफनाक था। एक बार तो मेरी अम्मी नमाज पढ़ रही थी तो उनको ऐसे लगा नमाज पढ़ने के दौरान कि जैसे कोई उनके कमरे में आया है और उनके कमरे की सारी चीजें गिर रही थीं। अचानक से कोई बहुत ही भयानक मखलूक जिसके जिस्म पर बाल ही बाल थे वो मेरी अम्मी के साथ आके खड़ी हो गई। मेरी अम्मी चीखती चिल्लाती कमरे से बाहर भाग गई। मेरी अम्मी को यह मखलूक ज्यादा नजर आती थी, बहुत ही ज्यादा खौफनाक हालत में। इतनी खौफनाक वो कहती हैं होती थी कि वो बता भी नहीं सकती और उनसे तो पूरा देखा भी नहीं जाता था। उसके चेहरे तक तो वो देख ही नहीं पाती थी क्योंकि वो कहती थी उसका चेहरा बहुत ज्यादा भयानक है और उसकी एक ही आंख है। बस एक झलक ही उन्होंने उसके चेहरे की देखी थी और वो चीखती चिल्लाती एक हफ्ते तक बुखार में तपती रही। मेरी अम्मी को बहुत तेज बुखार हो गया था और मेरी अम्मी को ये मखलूक इसलिए भी ज्यादा नजर आती थी क्योंकि मेरी अम्मी उस बच्चे पर, अहमद पर रोजाना दम करती थी। उस दम को रोकने के लिए उस मखलूक ने अपना आप मेरी अम्मी को भी जाहिर कर दिया क्योंकि अब वो मखलूक चाहती थी कि वो अहमद को अपने साथ ही ले जाए। अहमद की तबीयत भी दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो खून की उल्टियाँ करता था। हमारे घर के हालात को देखकर मेरे अब्बू ने एक इमाम साहब से बात की। वो हमारे घर आए तो वो डर के भाग गए और वो बोले कि जो भी मखलूक है ये बहुत ज़्यादा भयानक है और बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसको कंट्रोल में करना मेरे बस की बात नहीं है। हमारी आखिरी उम्मीद ये इमाम साहब ही थे क्योंकि हमारे ख़ानदान में कभी भी किसी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और ना हमें किसी भी साहिब इल्म के बारे में कुछ भी इल्म था। अहमद की हालत दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। हमने बहुत से डॉक्टर्स को चेकअप करवाया, उसके बहुत से टेस्ट हुए पर सब कुछ क्लियर आता था। डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रही थी कि बच्चा खून की उल्टियां क्यों कर रहा, जबकि अहमद को कोई भी ऐसी बीमारी नहीं थी। और अगर कोई भी घर में उसके ऊपर दम करने की कोशिश करता था, इवन के नमाज पढ़ के कुछ पढ़ने की भी कोशिश करता था, तो वो मखलूक उसको इतना ज़्यादा डरा देती थी कि उसकी अपनी तबीयत भी खराब हो जाती थी। वो मखलूक हमें घर में नमाज पढ़ने नहीं देती थी। जब भी कोई भी नमाज पढ़ने की कोशिश करता था तो मखलूक नमाज के टाइम उसके पास आके खड़ी हो जाती थी और हम सब चीखें मारते हुए वहां से भाग जाते थे। एक दिन रात में अहमद की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई कि उसके हाथ पांव उल्टे हो गए और वो इतना जोर से चिल्लाया और एकदम से उसकी जान निकल गई। वो फौत हो गया। हम लोग बहुत ज़्यादा चीखे चिल्लाए, उस मखलूक से माफियां भी मांगी कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो इस नन्ही सी जान के साथ ऐसा कुछ भी ना करो। पर वो मखलूक अहमद को अपने साथ ले गई। ये छोटा सा मजाक हमें इतना ज़्यादा भारी पड़ा, ये छोटी सी बात इतनी ज़्यादा भारी पड़ी कि वो सच में हमारे घर के बच्चे को अपने साथ ही ले गई। वो रात हम अगर आज भी याद करते हैं तो हमारी रूह तक कांप जाती है कि एक छोटा सा मजाक, एक छोटी सी बात जो अक्सर माएं अपने बच्चों को डराने के लिए इस्तेमाल कर ही लेती हैं,
ये छोटी सी बात नहीं हमारे घर के बच्चे की जान ले ली। इस वाक़ये के फौरन बाद हम लोगों ने इस घर को छोड़ दिया, इस मनहूस घर को हम लोगों ने छोड़ दिया। मेरे वालिद साहब ने भी, हमारे अब्बू ने भी यहाँ का सारा काम छोड़ दिया और हम लोग वापस अपने शहर लाहौर चले गए। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई सच्ची कहानियाँ और वाक़यात मौजूद हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पे आप मुझे भेज सकते हैं अपने वॉइस नोट के ज़रिए या टाइप करके, और मैं आपकी स्टोरीज़ अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।